मैं जीआरबी सर फ्रॉम रेजोनेंस आपके सामने मेमोरी बेस्ड पेपर जो आज हुआ था शिफ्ट 2 में 1 फरवरी को, उस पेपर को डिस्कस करने आया हूं। कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इस वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। पहला सवाल आप देख सकते हैं इस वीडियो का। आपके सामने एक प्लैनेट है जिस पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स प्रोपोर्शनल टू है r की पावर -2/7। ये प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। सन जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कुछ इस तरह का है और पूछा जा रहा है कि ये प्लैनेट जब गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो जो टाइम पीरियड है इसका वो r की पावर x के प्रोपोर्शनल है। आपको बताना है कि x कितना है। आप बोलोगे सर ये कैसे होगा? भाई देखो, थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन भी आना चाहिए। अगर आपको मालूम है कि एक प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और उस पर एक फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स बराबर होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, और फोर्स को आप लिखोगे m ओमेगा स्क्वायर r के। फोर्स की वैल्यू आप लिखोगे k r की पावर -2/7 और इसको आप लिखोगे m ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ से आपको ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू मिलेगा r की पावर -2/7 -2, यानी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू r की पावर -9/7। यहाँ से जब ओमेगा निकालोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो वो आएगा 9/14 के बराबर। एग्जामिनर आपसे ओमेगा की वैल्यू नहीं पूछ रहा, एग्जामिनर आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है और टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। ओमेगा इस चीज़ के बराबर है। जब आप इसको यहाँ रखोगे तो यहाँ ऊपर उछल के जाएगा, तो ये आ जाएगा r की पावर 9/14। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए x, जिसको हम r की पावर x बोल रहे हैं, वो x होना चाहिए 9/14। तो इसका आंसर है 9/14, इसका आंसर है 2। अगला सवाल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम यानी SHM का। सवाल बहुत आसान है। सवाल में ऐसा है क्या, एक ब्लॉक आपको दे रखा है, ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। आपसे बोला जा रहा है कि उस ब्लॉक का मास m है तो उसका टाइम पीरियड t था। पूछा जा रहा है कि अगर मास m की जगह 9m हो जाए तो फिर टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखो, पहले जो टाइम पीरियड था उसका फॉर्मूला था 2π√m/k, और अभी जो टाइम पीरियड आएगा जो आपको निकालना है उसमें मास बदल गया है। अब मास होगा 9m और स्प्रिंग कांस्टेंट तो वही है। तो आप जब 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, 3 × 2π√m/k लिखोगे, और 2π√m/k को हम कैपिटल T लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 3t। सिंपल। तो इसका आंसर होगा 3t। तो इसका आंसर हम 3rd लिखेंगे। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी प्रैक्टिकल फिजिक्स से भी एक सवाल, और ये सवाल बेहद आसान। सिर्फ आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस एक्सपेरिमेंटल डेटा के अंदर पूछे। इसकी कुछ यूनिट भी होगी जो बच्चों को याद नहीं रही। मान लीजिए ये मीटर में ही दे रखा है, तो आपके सामने एक मेजरमेंट डेटा है जिसकी यूनिट कुछ ना कुछ रही होगी। बच्चे नहीं बता पाए हमको, लेकिन 1001 हमारे पास ये एक डेटा है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस डेटा का सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा। नियम कहता है कि हर वो नंबर जो कि 0 नहीं है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो 1 और ये 1, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है। एक और रूल है, और रूल ये है कि अगर कोई 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आता है तो वो 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। आप देख सकते हैं ये दोनों 0 इन दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आ रहा है, इसलिए दोनों 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ये 1 भी होगा, ये 0 भी होगा, ये 0 भी होगा, ये 1 भी होगा, यानी ये चारों है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे, इसलिए इसका आंसर होगा आंसर 3rd, जो कि ऑप्शन जिसमें आंसर 4 आ रहा है। अगला सवाल फोर्स, मास, वेलोसिटी और टाइम के ऊपर है। ये सवाल काइनेमेटिक्स की तरह से भी कर सकते हैं और आप चाहो तो इसको इम्पल्स कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। अगर आप इसको काइनेमेटिक्स से करोगे तो आप ये कहोगे कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। क्वेश्चन में एक मास दे रखा है, फोर्स दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, ये बोला जा रहा है इस फोर्स के जरिए आपने इसको 0.1 सेकेंड में रोक दिया, और जब आपने 0.1 सेकेंड में इसे रोक दिया है तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कितना फोर्स आपने इसे लगाया था। काइनेमेटिक्स से करेंगे तो पहले फोर्स अपॉन मास से ए निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन के बाद काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको काइनेमेटिक्स से ना करूं तो मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूं। मुझे जो फोर्स मैं लगा रहा हूं मुझे उसका इम्पल्स निकालना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि अगर ये माना जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही फोर्स दिख रहा है जो इस बॉडी पर लग रहा है और वही फोर्स इसे रोक रहा है, तो अगर एक बॉडी पर जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्स का इम्पल्स हमेशा बराबर आता है उस बॉडी के चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ये नियम हम लगाएंगे। तो आप देखिए इस पे फोर्स के नाम पे एक ही फोर्स है। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है F dt का इंटीग्रेशन।
अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो फिर इम्पल्स का फॉर्मूला F इंटू टाइम भी होता है। इस क्वेश्चन में फोर्स हमारा कांस्टेंट है और फोर्स इंटू टाइम यानी 0.1 से मल्टीप्लाई करके मैंने इम्पल्स निकाल दिया। उस इम्पल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें चेंज इन मोमेंटम के बराबर लिखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो एक खास बात और है, ये स्टॉप कर रहा है। स्टॉप करने का मतलब ये है कि मान लीजिए पार्टिकल इस तरफ जा रहा हो और फोर्स उसके विपरीत दिशा में लग रहा हो। अब क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा, जेईई मेन के क्वेश्चन में या बच्चा हमको नहीं बता पाया कि फोर्स क्या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था या किसी एंगल पे था। जब हमें कुछ नहीं पता तो हम यही मान लेते हैं कि फोर्स इस तरह से लग रहा होगा। अगर फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो हम इस डायरेक्शन को प्लस मानते हैं, इस डायरेक्शन को माइनस मानते हैं। इसलिए इस फोर्स का इम्पल्स जो डिलीवर होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि वो माइनस वाली डायरेक्शन में ही हो रहा है। फाइनल मोमेंटम जीरो लिखेंगे। आप बोलोगे जीरो क्यों लिखेंगे? अरे भाई आपको बोला गया है, चुपचाप हो गया है फाइनली है, तो फाइनल मोमेंटम जीरो होगा। और इनिशियल मोमेंटम आपको लिखना है तो इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि वो इस तरफ जा रहा है। जो भी मास उसके पास है उसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो शुरुआत में दे रखी थी 25, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो F का जो वैल्यू आएगा वो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 30 न्यूटन। तो इसका जो आंसर होगा वो 30 न्यूटन होगा। इसका आंसर होगा 4, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल था। अगला सवाल इलेक्ट्रिक करंट से, और एक बार फिर एक और सवाल कैपेसिटर पे आ रहा है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालने का। इससे पहले भी एक सवाल हमने देखा था इसी पेपर के अंदर और ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही सवाल है ऑलमोस्ट। आपसे बोला जा रहा है कि इस फिगर में आपको बताना है कि इस कैपेसिटर पर स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा। तो अगर आप इस पर स्टेडी स्टेट में चार्ज निकाल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए स्टेडी स्टेट में करंट सारी दुनिया में बहेगा, लेकिन इस सड़क में नहीं बहेगा। याद रखिए कैपेसिटर की सड़क में स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो नहीं करता। स्टेडी स्टेट आने तक इस पर कुछ चार्ज आ चुका होता है और वो चार्ज अब फिक्स हो गया है, अब वो चार्ज बदल नहीं रहा। चार्ज नहीं बदल रहा इसका मतलब अब कोई यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा मतलब इस इलाके में करंट जीरो है। इस रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इस रेजिस्टेंस के अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है वो सिर्फ इस कैपेसिटर के अक्रॉस है, क्योंकि इसके अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। अगर आपको इस पर चार्ज निकालना है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होगा, और उसे पता करने के लिए पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट कैसे निकालेंगे? सर्किट में करंट निकालने के लिए सबसे पहले आप इस सड़क को हटा दोगे। आप बोलोगे इस सड़क को क्यों हटाएंगे? इस सड़क को हम इसलिए हटाएंगे क्योंकि सड़क में करंट तो फ्लो कर नहीं रहा, तो करंट तो बार बार फ्लो करेगा। तो हमने एक नया डायग्राम आपके सामने बना रखा है जिसमें कैपेसिटर की पूरी सड़क को गायब किया हुआ है और करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। इस करंट को अगर आप निकालोगे तो ये करंट आएगा 10 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो कि 6 + 4 है, तो ये निकल के आएगा 1 एम्पियर। तो करंट आ गया 1 एम्पियर। आपको ये मालूम पड़ चुका है कि इस पूरी सड़क में जो बाहर की सड़क है, इस सड़क में करंट फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर की गली में कोई करंट नहीं है और ये करंट है 1 एम्पियर। ये रहा 1 एम्पियर। अब आपको मालूम करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो पॉइंट के बीच का जिनके बीच में आपने कैपेसिटर लगा रखा है, इन दो के बीच का आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे निकलेगा? बड़ा आसान है। अगर मैं इसको A बोलूँ, इसको मैं B बोलूँ, तो VA - VB कैसे निकालेंगे? आप यूँ चल सकते हैं। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, जिसे हम VA - VB कहते हैं, अगर आप वो निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 1 इंटू ये जो भी रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 6 ओम है, तो 1 इंटू 6 से आप कह सकते हो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में होगा। और ये सारा पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को मिल रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि इस पर चार्ज कितना होगा, तो इस पर चार्ज होगा CV। V तो आपको मालूम है C 10 है और V 6 है, तो ये 60 माइक्रो कूलम चार्ज इस पर आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा आंसर 1। अगला सवाल जिसमें दो कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन और दूसरा यूज़ किया गया है रेजिस्टेंस का वेरिएशन विद टेम्परेचर। क्वेश्चन ऐसा बता रखा है कि शुरू में 25 डिग्री सेंटीग्रेड था इस वायर का, वायर AB का, और इसका रेजिस्टेंस आपको शुरुआत में दे रखा है 3 ओम है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब इस वायर का था तब इसका रेजिस्टेंस 3 ओम था। और अब आपसे बोला जा रहा है कि हम इसको लगातार ठंडा करे जा रहे हैं, लगातार इसको कूल कर रहे हो। ये बता रखा है कि 1 सेकंड में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से वो ठंडा हो रहा है। 10 सेकंड बाद ये बताया जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। इसका मतलब 10 सेकंड बाद इसका टेम्परेचर इतना कम हो गया है और इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस इतना चेंज हो चुका है कि कंडीशन बैलेंसिंग की आ गई है, इसीलिए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। इसका मतलब एक पल ऐसा आएगा 10 सेकंड बाद जब
दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा यही जा रहा है कि इसका जो कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो कितना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करेंगे कि पहले आप सोचोगे कि 10 सेकंड बाद टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज हो गया है। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज हो गया है तो इसका रेजिस्टेंस 3 ओम नहीं रहा होगा, 3 ओम की जगह कुछ और हो गया होगा। मान लेते हैं वो नया रेजिस्टेंस R हो गया होगा। और अगर इस समय बैलेंस कंडीशन है तो आप 0.8 डिवाइडेड बाई 1 को R अपॉन 3, ये बैलेंसिंग कंडीशन होती है, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस आप करेंगे तो यहाँ से आपको R का वैल्यू मिलेगा 2.4। यानी आपको ये मालूम पड़ चुका है कि जब आपने इसको ठंडा किया और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड कम करके नया टेम्परेचर कितना होगा। अगर आप देखेंगे तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो जब इसका नया टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तब इसका रेजिस्टेंस आपको मालूम है 2.4। अब सवाल ये है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होता है। तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आर नॉट क्या होता है? इस फॉर्मूले में आर नॉट होता है रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर। और रेफरेंस टेम्परेचर क्या होता है? रेफरेंस टेम्परेचर के बारे में एग्जामिनर को खुद बताना चाहिए, लेकिन इसकी यूजुअली 2 वैल्यू होती है। कई कई जगह 3 वैल्यूज़ बता रखी है। जैसे नॉर्मली ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होता है रेफरेंस टेम्परेचर, कई जगह 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी दे रखा है और कई जगह आपको 25 भी दिखेगा। अब बच्चे से हमने सवाल पूछा है, हो सकता है इसमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर है, रेफरेंस टेम्परेचर आपको 25 ही दे रखा हो, या हो सकता है ना दे रखा हो। तो मैंने इस क्वेश्चन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड को रेफरेंस टेम्परेचर माना है। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा आप वो देखिए। पहले मैं आर नॉट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 20 पे जो भी रेजिस्टेंस रहा होगा वो आर नॉट है। अल्फ़ा मुझे पूछा जा रहा है कि अल्फ़ा कितना है। तो मैं शुरुआत में जो 3 ओम दे रखा है ना, उसको लिखूंगा 3 इज टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा। और टेम्परेचर चेंज कितना होगा, 20 पे तो आर नॉट है, आपका तो 25 है, तो 25 माइनस 20, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया शुरुआत में। अब आज की तारीख में इसी वायर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर आपने निकाल के बताया 2.4 आ रहा है। आप वापस से यही फॉर्मूला लगाओगे। इस फॉर्मूले में रेफरेंस तो 20 है, आपका टेम्परेचर इस समय वायर का टेम्परेचर 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लिखोगे। और इस तरह से आपने 2 बार ये इक्वेशन लिखी। फिर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हो। जो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे 3 अपॉन 2.4, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 5 अल्फ़ा और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस 15 अल्फ़ा। यहाँ से आप अल्फ़ा की जब वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू लगभग 10 की पावर माइनस 2 के आसपास आएगी और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर 2। अगला सवाल जो आप देख रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी का। अगर आप ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखें तो वो होता है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं और परसेंटेज में देखें तो ये इंटू 100 भी हो जाएगा। तो आपके पास जो 80% एफिशिएंसी उसकी जगह आप 80 लिखेंगे। आउटपुट पावर लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट सर्किट में जो करंट है वो, और इनपुट पावर लिखेंगे अगर आपको दे रखी है ऑलरेडी। जैसे कि इनपुट पावर तो आपको इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, तो एफिशिएंसी आपको दे रखी है 80%, इनपुट वोल्टेज आपको दे रखा है 10 वोल्ट, इनपुट पावर आपको दे रखा है और आउटपुट करंट आपसे पूछा है आउटपुट वोल्टेज दे करके। तो आप पता है क्या करोगे, आउटपुट वोल्टेज की जगह 240 रखेंगे, आउटपुट करंट आपको निकालना, उसकी जगह कुछ मत लिखना, लेकिन इनपुट पावर की जगह आप डायरेक्ट लिखोगे 4 इंटू 10 की पावर 3। तो जब इसको उधर लेके जाओगे तो 32 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल्स टू आप VO की जगह आउटपुट वोल्टेज की जगह आप 240 लिखेंगे और इंटू IO भी लिखेंगे। अब आप जब सॉल्व करोगे ना IO को तो यह आएगा 40/3 और इसलिए इसका आंसर होगा आंसर 1। अगला सवाल मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर के कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। आप सब जानते हैं कि जब आप मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर को डिज़ाइन करते हैं तो एक स्प्रिंग होती है उसमें और C थीटा बराबर होता है NIAB के बराबर। ये एरिया ऑफ कॉइल होता है। अगर आप बहुत सारे टर्न दे रहे हैं तो हर टर्न में एक एरिया A होता है, वो A B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, N नंबर ऑफ टर्न है, थीटा डिफ्लेक्शन है और C है टॉर्शनल कांस्टेंट। आपको सब कुछ दे रखा है। आपको बता रखा है कि डिफ्लेक्शन इतना रेडियन का हो रहा है, आपको ये भी बता रखा है कि जो करंट है वो 10 मिली एम्पियर पास हो रहा है, आपको बता रखा है कि टॉर्शनल कांस्टेंट कितना है। और जब ये सब कुछ आपको दे रखा है तो एग्जामिनर, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ टर्न भी आपको दे करके सिर्फ एरिया पूछ रहा है। तो क्या करोगे आप, इस फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर दोगे। तो आप जब सब कुछ इसमें पुट कर दोगे और उसके बाद जब एरिया निकालोगे इस फॉर्मूले में, आप देखिए C की जगह आप क्या लिखोगे, टॉर्शनल कांस्टेंट, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5। उसके बाद आप देखेंगे थीटा, थीटा की जगह आपको 0.05 लिखना है।
नंबर ऑफ टर्न की जगह आपको 200 लिखना है। करंट की जगह का, करंट की बात करें तो करंट मिली एम्पियर में लिखना है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर दिया आपने। एरिया की बात करें तो एरिया आपको तो निकालना है, तो एरिया तो अपन ए मान लेते हैं जो कि मीटर स्क्वायर में आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह अपन लिखेंगे 0.01। यहाँ से जो एरिया आएगा वो आएगा 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और आपको आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में देना है। तो आप जब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 1। तो इसका आंसर होगा 1। ये सवाल है गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने का। गैलोमीटर में अमीटर को कन्वर्ट करने के लिए एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना होता है। सवाल इसी का है। पूछा जा रहा है कि अगर एक शंट आप लगाए तो शंट लगाने के बाद गैलोमीटर में से गुजरने वाला करंट टोटल करंट का सिर्फ 5% है, यानी 95% करंट शंट के ऊपर से निकल रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा करने के लिए आपको शंट कितना रेजिस्टेंस, शंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बड़ा आसान सवाल है। आप बोलोगे कैसे आसान है? देखो, मान लो ये आई करंट है, आपसे कोई पूछे कि यहाँ कितना गया, आप बोलोगे 5%, तो 0.05 आई यहाँ से गया। आपसे पूछेंगे शंट से कितना गया, अरे भाई जब यहाँ से 5% गया तो वहाँ से 95% गया, यानी 0.95 एस। अब आपको करना क्या है, आपको इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम करना है। तो 0.95 यहाँ पे करंट आई लिखेंगे, तो 0.95 आई इंटू शंट, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा आपने इसके अक्रॉस, और यहाँ पे करंट है 0.05 आई, और यहाँ पे किलोमीटर का रेजिस्टेंस है जी। तो यहाँ से आप जब शंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो आएगा 0.05 अपॉन 0.95 जी। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये जी बाई 19 आ रहा है। इसका आंसर होगा जी बाई 19, यानी ऑप्शन 4। अगला सवाल न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स के अलावा और भी कई चीज़ों पे, और ये पूरी तरह से थियोरेटिकल है, और अगर आपको थ्योरी याद है तो ये सवाल आप कर सकते हो। वैसे ऐसा भी लगता है कि ये सवाल केमिस्ट्री का है। पहला ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, कौन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यस, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, हम सब जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्ड थ्योरी ऐसा बोलती है कि एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। अब जरा सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर फोर्स वाकई में इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स मतलब होता है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे फोर्स कम होगा, ऐसा नहीं होता। कई केसेस में हमने देखा है कि थोड़ा सा दूर जाते ही ये फोर्स बढ़ने लग जाता है। तो ये फोर्स कुलम लॉ की तरह या ग्रेविटेशनल लॉ की तरह नहीं चलता है, ये फोर्स अलग तरीके से चलता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यही बोल रहा है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, जिसमें हम दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर हो, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या न्यूक्लियर फोर्स स्पिन क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है, तो ये भी सही है। न्यूक्लियर फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियस के अंदर कई तरह के न्यूक्लियॉन्स है। देखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का। ये कहना चाहता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का अगर दूरी r हो तो जो न्यूक्लियर फोर्स होगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच की दूरी r हो तो जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होता है, फोर्स तो सेम ही होता है। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स नेचर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है या चार्ज पार्टिकल है, इस पे डिपेंड नहीं करता। इसमें लिखा हुआ डिपेंड करता है, तो ये करेक्ट नहीं है। अब जरा हम ई ऑप्शन को देखें। हमने ए बी सी ऑप्शन देखा, डी ऑप्शन देखा, अब ई ऑप्शन को देखते हैं। ये कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन पैकिंग फ्रैक्शन। यस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पैकिंग फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। जितना कम पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी, और जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी, हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पैकिंग फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। अगर पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है तो न्यूक्लियस और भी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन जितना कम होगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ई ऑप्शन सही है, यानी ए बी सी ई आर द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा आंसर 2, इसका आंसर होगा ए बी सी, ऑल आर करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट। ये सवाल इलेक्ट्रोस्टेट से है। इलेक्ट्रोस्टेट और थोड़ा बहुत न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम का सवाल। देखिए, आपको एक चार्ज बॉल दे रखी है, एक चार्ज पार्टिकल दे रखा है, जिसको एक धागे से, एक स्ट्रिंग से आपने दीवार से बांध रखा है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रखा है, और बोला जा रहा है कि ये बंदा, ये जो बॉल है ना,
इस तरह से इक्विलिब्रियम में अटका हुआ है। आपको बताना है कि अगर ये इस तरह से अटका हुआ है तो आपको ये बताना है कि इस पे चार्ज कितना होगा। चार्ज की वैल्यू 1/√x माइक्रोकूलम है, आपको ये x बताना है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इस पे चार्ज है कितना। तो ये सवाल तो इक्विलिब्रियम का है और इक्विलिब्रियम के सवालों को करने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो टेंशन दिखाया, क्यूई फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इस पर कुछ चार्ज होगा इसलिए क्यूई फोर्स लगेगा, और नीचे ग्रेविटी तो है ही, तो mg फोर्स भी नीचे लगेगा। ये एंगल आप निकाल सकते हो कितना है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये 10 है, ये 20 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से साइन थीटा निकालोगे तो ये थीटा आएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10/20, तो ये हाफ आएगा, यानी थीटा आएगा 30 डिग्री। तो हमको मालूम पड़ गया है कि ये एंगल 30 डिग्री है। आप बोलोगे सर इसकी ज़रूरत क्यों है? अगर आपको सॉल्व करना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। टेंशन का कंपोनेंट निकालोगे, टी कॉस 30 आएगा, यहाँ पे कंपोनेंट निकालोगे टी साइन 30 आएगा। अब कंपोनेंट निकालने के बाद क्या करोगे? इक्विलिब्रियम है ना, तो ये दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो टी कॉस 30 को अपन mg के बराबर करेंगे और टी साइन 30 को क्यू ई के बराबर करेंगे। एग्जामिनर आपसे टेंशन की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपको टेंशन निकालना भी नहीं है। आपको निकालना है सिर्फ चार्ज। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए। जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 हो जाएगा 10/30, और यहाँ आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम जी। अब क्यू की वैल्यू हो जाएगी 10/30 होगा 1/√3 मास इंटू जी अपॉन ई। सबकी वैल्यू आपके पास है पहले से ही। आप बोलोगे कहाँ है ना, देखो मास कितना है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम को आप 2/1000 kg में कन्वर्ट करेंगे। जी की वैल्यू आप 10 लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी 2 × 10⁴। जब आप इन सब को पुट करोगे और इन सब की कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 1/√3। और आप देखिए, अगर हम देखें तो 47 × 10⁻6 भी मिलेगा, यानी 1/√3 माइक्रोकूलम। तो आंसर x का क्या होगा? x हो जाएगा 3, तो इसका आंसर होगा 3, और ऑप्शन 3 ऐसा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला सवाल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है। बहुत आसान सवाल। आपसे एग्जामिनर सिर्फ आरएमएस वेलोसिटी पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है √3RT/m। आपको ऐसा बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल का आरएमएस वेलोसिटी 2 km/s है, और आपसे पूछा जा रहा है कि सेम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वेलोसिटी कितना होगा। ये फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना है, और दोनों बार मोलर मास अलग अलग होंगे। आप चाहो तो दोनों फॉर्मूले को लगा के डिवाइड भी कर सकते हो। तो एक बार आपने H2 लिखा और नीचे आप लिखोगे VRMS/O2, और जो आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन VRMS स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के इनवर्स है। तो आप कह सकते हो कि मोलर मास ऑफ H2 नीचे लिखना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ O2 ऊपर लिखना पड़ेगा, और VRMS H2 आपको 2 दे रखा है, ये आपको निकालना है, इसको V मान लिया। और आप देखिए मोलर मास ऑफ O2 32 लिखा जाएगा, इसको हम 2 लिखेंगे। 2 32 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, तो 2/v = 4 आ जाएगा, और v आ जाएगा 1/2। तो वेलोसिटी होगी 1/2 km/s, इसलिए इसका आंसर होगा 4। ये क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर ट्रांजिशन बेस्ड सवाल में आपसे बोला जा रहा है कि एक ट्रांजिशन होता है 2 से 1 में, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 जंप करता है हाइड्रोजन एटम में, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन वो एमिट करता है वो है f0। पूछा जा रहा है कि अगर ये ट्रांजिशन 2 से 1 की जगह 3 से 1 होता तो फ्रीक्वेंसी कितनी एमिट होती, और आंसर आपको पहली वाली फ्रीक्वेंसी यानी f0 की टर्म में ही देना है। ये फॉर्मूला आप लगाओगे। जब भी एक ट्रांजिशन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, हाईयर स्टेट से लोअर स्टेट में, अगर ये लोअर स्टेट है ये हाईयर स्टेट है, और इलेक्ट्रॉन जब भी हाईयर से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो जो रेडिएशन एमिट करता है उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको बता रखा है कैसे आता है। तो आपको करना क्या है, पहली बार आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी f0 लिखो 13.6, z की जगह 1 लिख दिया, 1/n1 लोअर नंबर है तो n1 1 आएगा, और यह आएगा 1/2 का स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। और एक और इक्वेशन आप लिखोगे जब आपका ट्रांजिशन कुछ और होगा। अब आपका ट्रांजिशन 3 to 1 है, तो यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर आएगा माइनस 1/3 का स्क्वायर आएगा। अब आप जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो f0/f आएगा, यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 - 1/4 होगा 3/4। ऐसे ही यहाँ पे भी आप जब देखोगे तो 1 - 1/9 आएगा, तो ये आ जाएगा 8/9। और जब आप इसको सॉल्व करोगे f की वैल्यू निकालोगे ना यहाँ से, तो f की वैल्यू आएगी 32/27 f0। तो आंसर इसका हो जाएगा 3rd, इसका आंसर होगा 3rd, तो इसका आंसर 3rd होगा।